Hello everyone, welcome back in my YouTube channel Ramakrishna Math Zone। आज मैं वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर 3 प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2 प्रोवाइड कर दिया हूँ। उधर वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, उनका बहुत सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर चुका हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, यूनिट नॉर्मल क्या होता है, और क्या बोलते हैं टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। तो ये सब के बारे में मैं, और था सोलिनॉइडल, इरोटेशनल, कंजर्वेटिव फील्ड, ये सब के बारे में मैं पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फर्स्ट 2 लेक्चर वीडियो लेक्चर्स देख लेना, ठीक है। अभी जो लेक्चर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मेनली बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा कहाँ से बोल रहा हूँ, कितना तक जा पाऊंगा वो तो पता नहीं, क्योंकि टाइम लग जाता है मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है ना। तो अभी कुछ टर्म के बारे में पता कर लेते हैं, जैसे ओरिएंटेड कर्व, ओरिएंटेड कर्व, ठीक है ना। तो अभी ओरिएंटेड कर्व क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। देखो मैं क्या बोलता है ग्राफिकली समझाऊंगा ये सब टर्म का मीनिंग, ठीक है ना। ओरिएंटेड कर्व कैसे दिखते हैं, जैसे कोई एक रीजियन बोल दिए है, मतलब जो बोल दिए है, मतलब जैसे कोई एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे जा रहा है, उनका ऐसे ये मान लिया इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट ये बोला गया है टर्मिनल पॉइंट, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट होता है और टर्मिनल पॉइंट होता है। इन दोनों के बीच में सपोज लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए बोला है, तो डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है, क्योंकि इनिशियल ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है। ऐसा जो कर्व दिखते हैं इसको बोलते हैं ओरिएंटेड कर्व, ठीक है ना। ओरिएंटेड कर्व बस टर्म के साथ पता करना है कि सपोज एग्जाम में क्वेश्चन में बोल दिया गया है ओरिएंटेड कर्व दिस, ओरिएंटेड कर्व सपोज सी, सी क्या है, ऐसे ही लाइन, स्ट्रेट लाइन बिटवीन 0 1 टू 2 2 3, ठीक है ना, दो पॉइंट के बीच में, ओके। तो देन ओरिएंटेड पॉइंट, सॉरी ओरिएंटेड कर्व का मीनिंग आप मतलब डर जाओगे, क्या है ओरिएंटेड कर्व का मीनिंग, कुछ दूसरा है क्या, नहीं है, एकदम सिंपल, ठीक है ना। उनका इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट है बस, ठीक है। ये हो गया ओरिएंटेड कर्व। नाउ ओरिएंटेड कर्व हो गया, तो ओरिएंटेड क्लोज कर्व क्या होगा, देखो ये बोला हूं, अच्छा P इनिशियल पॉइंट है, Q टर्मिनल पॉइंट है, ये ओरिएंटेड कर्व है भाई, ये भी तो ओरिएंटेड कर्व है, ठीक है ना, सर्कल बेसिकली, ठीक है ना। तो ऐसा डायरेक्शन दे रहा हूं, ये इनिशियल पॉइंट था P, ठीक है, और ये इधर से घूम के आया, आके फिर से P में ही आ गया, उसको मान लेते हैं Q, ठीक है ना। तो यहाँ पे P इक्वल टू Q है, दोनों पॉइंट सेम है, राइट। तो वही इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है, तो ओरिएंटेड कर्व तो मैं पहले ही बोल दिया हूं। अभी जो है ओरिएंटेड क्लोज कर्व, ये भी ओरिएंटेड कर्व ही है, बट ये क्लोज्ड है, बिकॉज देखो ओरिएंटेड कर्व तो ये है, और ये ओरिएंटेड क्लोज कर्व है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है ना, जैसे ऐसा हो सकते ना। देखो यहाँ पे तो क्लोज है, कोई एक पॉइंट से स्टार्ट किया था, फिर से वही पॉइंट पे आ गया, समझ रहे हो। दिस पॉइंट P पॉइंट से स्टार्ट किया था, यहां से मैं स्टार्ट किया हूं, ठीक है, ऐसे ऐसे गया हूं, ऐसे ऐसे गया हूं, तो देन रोटेट करके दूसरा OM से गया, देन आ गया है, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो। तो P पॉइंट इनिशियल पॉइंट था, वही टर्मिनेट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। बट ये दिखने में क्या है, सिंपल बात है, एक लूप है, दिस वन ओनली वन लूप, सिंगल लूप, सिंगल लूप, ठीक है ना। सिंगल लूप है, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा सिंपल क्लोज कर्व, सिंपल ओरिएंटेड, अच्छा ओरिएंटेड क्लोज कर्व, OCC लिख दिया हूं, ठीक है, समझ रहे हो, सिंपल ओरिएंटेड क्लोज कर्व। बट ये तो सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर दो लूप है, टू लूप्स आर प्रेजेंटेड हियर, सो इसको तो बोल देंगे ये तो क्लोज, ओरिएंटेड क्लोज कर्व तो है, ओरिएंटेड क्लोज्ड कर्व ये तो है, ठीक है, बट नॉट सिंपल। ये ओरिएंटेड क्लोज कर्व तो है, बट सिंपल नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि दो लूप आ गया है। मतलब सिंपल किसको बोलते हैं, बोलते हैं कि एक बंदा सिंपल है, मतलब एक
एक कोई लड़का है और लड़की है, वो सिंपल है, इसका मतलब क्या है, वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म, सबके सामने वो दिखता है, वो सीधा साधा है, तो इसीलिए सिंपल बोलते हैं। तो इसके अंदर दो लूप लगा दिया, कैसे कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसीलिए इसको बोल दिया है क्लोज कर्व, ठीक है ना। नाउ हम लोग देन ओरिएंटेड कर्व देख लिया, ठीक है, ओरिएंटेड क्लोज कर्व देख लिया, ठीक है। अभी स्मूथ कर्व क्या होता है, सॉरी स्पेलिंग क्या हो रहा, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व टर्म, बस ये सब नोटेशन के साथ आपको बस क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उनके बारे में आपको जानना है, सीधा बात, ठीक है ना। तो आर टी इक्वल टू, इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में बेसिकली लिख रहा हूं, ठीक है ना। टी पैरामीटर का मतलब फंक्शन है, ठीक है ना, ठीक है। वेयर आर टी क्या है, ऑलवेज फिक्स्ड ही है, ये पोजीशन वेक्टर, आर टी ऑलवेज पोजीशन वेक्टर। हम लोग जैसे वो डेल्टा डॉट आर वेक्टर 3 बोल रहे थे और क्रॉस हो जाएगा तो 0 बोल रहे थे, वहां पे आर का वैल्यू लिया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आपको ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आर वेक्टर दे देंगे तो समझ लेना दिस वन, ठीक है ना, दैट्स वन पोजीशन वेक्टर, क्लियर। पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड, ये टपल का ही पैरामेट्रिक फॉर्म में पोजीशन वेक्टर लिया गया है ना, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ओके, ठीक है। नाउ दिस, ठीक है, ये क्या है, सपोज क्या है, मतलब P पॉइंट है, Q पॉइंट है, इनका पोजीशन वेक्टर मतलब पी क्यू वेक्टर, इसका मतलब ओ क्यू माइनस ओ पी, सीधा बात हम लोग वेक्टर में लिखते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं ना। तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, ठीक है ना। तो सपोज, ठीक है ना, दिस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, ठीक है। देन क्या हुआ, स्मूथ कर्व क्या है, देखो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकता। जैसे मैं डेफिनेशन से, मतलब जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो बोल रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूं, ऐसा नहीं है। देखो सी, आर टी क्या है, आर टी आपका पैरामेट्रिक फॉर्म दिया गया है, वो पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, दिस पॉइंट का, जो कनेक्ट कर रहा है पी पॉइंट टू क्यू पॉइंट, ठीक है ना। तो हो गया। नाउ इफ, ये आर तो एक्स वाई जेड का फंक्शन है ना, इफ इफ आर इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब आर मीन्स वो आर टी के भी बोल रहा हूं, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव, नॉट इक्वल टू 0, continuous फर्स्ट डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी टी, फॉर एनी टी, समझ रहे हो। तो स्मूथ कर्व देखने के लिए आप जब पैरामेट्रिक फॉर्म में दे देंगे, जैसे कॉम्प्लिकेटेड कुछ फॉर्म दे दिया, देन आप नहीं कर पाओगे। जैसे आर टी इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस कुछ दे दिया साइन टी जे कैप प्लस कुछ दे दिया कॉस टी के कैप, भाई ये सब तो कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है ना। तो आर टी कॉन्टिन्यूअस है, इनका फर्स्ट डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं होगा फॉर ऑल टी, एनी टी के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो देन द कर्व इज नोन एज स्मूथ कर्व। देन अल्टीमेटली क्या हुआ, आर टी एक पोजीशन वेक्टर है किसका, एक कर्व का ही, बेसिकली दिस वन कर्व, ये स्ट्रेट लाइन लिख दिया हूं, कुछ भी पी से क्यू को ज्वाइन करने वाले, ठीक है। उनके लिए क्या होना चाहिए, जैसे सपोज देखो यहाँ पे ऐसा है, ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले पोजीशन वेक्टर आर टी है, इसको स्मूथ कर्व कब बोलोगे, ये क्या होना चाहिए, एक तो कॉन्टिन्यूअस होगा एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है ना, वो भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया था वो नॉन जीरो होना चाहिए। देन दो जो कार्व होगा, ये जो कार्व है
इनको मैं स्मूथ कर्व बोल दूंगा। ठीक है, स्मूथ कर्व वेरी इंपॉर्टेंट, काम में आएगा। देखो स्मूथ कर्व वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो ओरिएंटेड कर्व हो गया, ओरिएंटेड क्लोज कर्व हो गया, स्मूथ कर्व हो गया। ये टर्म के साथ आपको मतलब जो बोलते हैं वॉकेबल होना है, मतलब आपको ये टर्म के बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत काम में आएगा। एक एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ। ठीक है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ। हम लोग बोलते थे कि स्टोक्स थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता होगा। देखो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो स्टोक्स थ्योरम पढ़ा ही नहीं हूं, तो उनके लिए कुछ, बट स्टोक्स थ्योरम इन जनरल सब लोग बीएससी में पढ़ लिया है ना। ठीक है, तो स्टोक्स थ्योरम का जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो सरफेस इंटीग्रल वगैरह आता था, एंड उस टाइम बहुत डर लगता था क्या है। बट हम लोग कभी ग्राफ ग्राफ मैं हम लोग नहीं, मैं खुद ग्राफ प्लॉट नहीं करता था। ग्राफ मतलब जो रीजियन दिया है उसको कैसे दिखता है उसको दिखाओ, देन तो आउटवर्ड नॉर्मल वगैरह और इनवर्ड नॉर्मल, जो मतलब अंदर जा रहा है कि आप बाहर जा रहा है, उस डायरेक्शन में नॉर्मल वेक्टर फाइंड करोगे कैसे, तो नेगेटिव क्यों लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों लेना है, तो ये सब जो मीनिंग नहीं आता था, क्योंकि मैं ग्राफ नहीं प्लॉट करता था, सीधा सीधा ग्रीन्स थ्योरम लगा दो, स्टोक्स थ्योरम लगा दो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दो, सॉल्व कर दो। ग्राफ ना प्लॉट करोगे ना वेक्टर में, क्वेश्चन में गलत होने का चांसेस है। मेनली गेट वाले वो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, बट आपको कंफ्यूज करना चाहते थे, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ट्रिक और कोई एक सिली कुछ कंक्लूजन छुपा होता है, उसको तुम छोड़ दोगे तो आपका मतलब आप छोड़ देंगे तो आपको लगेगा कि मेरा आंसर बिल्कुल सही है, एकदम 100% कॉन्फिडेंट होगा, बट एट द एंड जब आंसर क्या आएगा आपको जीरो ही मिलने वाला और नेगेटिव खा जाओगे ना। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं एकदम जैम के साथ साथ से ही मैं गेट का एग्जाम दे रहा हूँ। तो मेरा अभी मैं सेकेंड ईयर एमएससी सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला है, मैं 3 बार गेट दे दिया हूँ। तो हर टाइम मुझे पता है रैंक तो ठीक ठाक आ जाते हैं, बट बात ये है, प्रॉब्लम ये है कि जो लेवल का प्रिपरेशन होता है एक्यूरेसी ठीक होगा तो एकदम मतलब बहुत टू डिजिट रैंक भी आ सकते हैं सच में, बट इतना सिली मिस्टेक होता है वो होता है। तो इसीलिए ये सब टॉपिक का मतलब क्लियर करना चाहिए आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली। ठीक है ना, ठीक है, अभी देखते हैं ओरिएंटेड कर्व हो गया, ओरिएंटेड क्लोज कर्व हो गया, स्मूथ कर्व हो गया। अभी पीसवाइज स्मूथ कर्व, CEWI पीसवाइज स्मूथ कर्व। अब इस पीसवाइज स्मूथ कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, पीसवाइज स्मूथ कर्व के बारे में अभी बात कर लेते हैं। इट इज composed of a finite number of smooth curves। समझ रहे हो? ठीक है, बात यह है हमारे पास स्मूथ कर्व था, कैसा दिखता था, ऐसा कोई है मतलब कॉन्टिन्यूअस टाइप का होगा। ठीक है ना, उनका फास्ट डेरिवेटिव कभी जीरो नहीं होगा। बट ये बोल रहा है जैसे एक स्मूथ कर्व ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना, उनके साथ और एक दूसरा स्मूथ कर्व ऐसे दिखते हैं, ठीक है ना, तो ये जो कनेक्ट कर रहा है तो फाइनाइट नंबर ऑफ और एक ऐसा कुछ है। ठीक है, तो बात ये है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ स्मूथ कर्व्स, तो एग्जैक्टली ऐसा ही दिखेगा। ये आपका C1 कर्व है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, और बी से सी पॉइंट तक जा रहा है C2 कर्व, और सी से डी पॉइंट तक जा रहा है C3 कर्व। ठीक है, हो गया, बात खत्म। तो तीनों कर्व लिया हूं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ आप का जो स्मूथ कर्व है उसको कंपोस्ट करोगे तो आपको जो कर्व मिलेगा उसको बोलते हैं पीसवाइज। पीसवाइज का मतलब मींस पार्ट पार्ट, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर नाउ। सिंपल बात है भाई, पोलर फॉर्म में गिवन है पोजीशन वेक्टर, देखो सी पोजीशन वेक्टर पोलर फॉर्म में दिया है, क्या है वही RT वेक्टर इक्वल टू XTi कैफ प्लस YTj कैफ प्लस ZTk कैफ। ठीक है, क्लियर। दिस वन पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, इसका टेंजेंट वेक्टर
टेंजेंट वेक्टर। हम लोग बस जो पोलर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर दिया गया है उनका मैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड करूंगा, दैट्स ऑल, ठीक है ना। टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर आपका होगा dr बाई dt। अच्छा, उसको मैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर लिख देता हूं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर मीन्स dr बाई dt का मॉड से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करना होता है, यही तो इसको एकदम सीधे सीधे लिखेंगे। कैसे लिखता है इसको, dx बाई dt आई कैप प्लस dy बाई dt जे कैप प्लस dz बाई dt के कैप, ठीक है, बाई स्क्वायर रूट ऑफ dx बाई dt होल स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल स्क्वायर प्लस dz बाई dt होल स्क्वायर। कॉमन मतलब बहुत बेसिक चीजें आता है ना। यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऐसे फाइंड करते हैं फॉर एनी पोजीशन वेक्टर, फॉर मतलब पोजीशन वेक्टर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया है तो उनका यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे, बहुत कुछ हो गया बेसिक चीजें, जो टर्म वगैरह बहुत कुछ हम लोग सीख लिए। अभी चलते हैं लाइन इंटीग्रल के साथ साथ, ठीक है। लाइन इंटीग्रल जाएंगे, सरफेस इंटीग्रल जाएंगे, देन हम लोग वो ग्रीन स्टोक्स गॉस डाइवर्जेंस में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। लाइन इंटीग्रल देखो, लाइन इंटीग्रल के बारे में हम देखते हैं। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है फॉर्मली लिख लेते हैं। लाइन इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डी आर वेक्टर, ठीक है। दिस वन लाइन वेक्टर सी रीजियन दिया है, ठीक है ना, सी रीजियन दिया है, हम लोग अभी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे हम लोग लाइन इंटीग्रल फाइंड करते हैं, ठीक है। सी क्या है, व्हेयर सी क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। पर सी क्या है, सी है बेसिकली सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। अभी क्लोज कर्व बोल दिए है, क्लोज कर्व कैसा दिखते हैं, ओरिएंटेड क्लोज कर्व ऐसा दिखते हैं, और वो सिंपल होना चाहिए, और वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, और क्या, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, एक ही लूप होना चाहिए। सिंपल क्लोज कर्व के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग लाइन इंटीग्रल ऐसे फाइंड करते हैं। ये तो बस स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, बट लाइन इंटीग्रल फाइंड करने का बहुत सारे तरीका आ जाएगा। वो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बोलेंगे, उनका कुछ टोपोल मतलब क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में बोलेंगे। तो उस टाइम तक मतलब आपको बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है। फिर भी देखते हैं, जो सी कर्व है वो C1 यूनियन C2 यूनियन डॉट डॉट करके Cn फॉर्म में दिया है। इफ देन इंटीग्रेशन C एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, उसको हम लोग लिख सकते हैं C1 एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर प्लस C2 एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर प्लस Cn एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है। हम लोग लिख सकते हैं सी जो कर्व है वो C1 C2 Cn का यूनियन है, तो हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर कर सकते हैं, ओके। नाउ अच्छा, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं उसको कैसे करें। हम लोग अभी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखो, जो लाइन इंटीग्रल है ना, हम लोग वर्क डन कभी कभी पूछ लेते हैं, ये सब टर्म देख लेते हैं, ये W, ठीक है। वर्क डन का भी वो फॉर्मूला वही होता है, जो लाइन इंटीग्रल होता है उसका ही फॉर्मूला वर्क डन के साथ सेम सेम हो जाते हैं, ठीक है ना। ये वर्क डन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। को प्रॉब्लम में क्या दिया है मुझे पता नहीं, मैं बस एक क्वेश्चन लिख के रखा हूं, शायद वो जो अभी जो डिस्कस किया हूं उसी के बेसिस पे होगा, ठीक है। लेट्स सी, क्वेश्चन में तो देख रहा हूं एक वेक्टर दिया है, एक वेक्टर दिया है 3 प्लस 2xy आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जे कैप, बस यही। एंड सी अच्छा कर्व दिया है, कर्व दिया है आपको, कैसे दिया है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, ई पावर टी साइन टी आई कैप प्लस ई पावर टी कॉस टी जे कैप फॉर ऑल 0 लेस और इक्वल टू टी लेस और इक्वल टू पाई, ठीक है।
फॉर ऑल 0 लेस और इक्वल टू टी लेस और इक्वल टू पाई, ठीक है। ने देन बोला गया है कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर मतलब ओवर द मतलब कार्व जो दिया है सी, ये फाइंड करने के लिए बोला गया है। आपको ऑप्शन में कुछ दिया गया है, अच्छा ऑप्शन भी लिख देते हैं, -3 पाई प्लस 1, बी ऑप्शन बोला गया ई पावर -6 पाई प्लस 2, सी ऑप्शन बोला गया है ई पावर 6 पाई प्लस 2, डी ऑप्शन बोला गया है ई पावर 3 पाई प्लस 1, ठीक है। चारों ऑप्शन दिया गया है। देखो इसको कैसे अप्रोच करें, हम लोग सिंपली अप्रोच करेंगे, ठीक है। सी मैं बोला था लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए ऐसे यूज करना है, कार्व दिया होता है, ठीक है। बट ऑलवेज हमें पता है कि लाइन इंटीग्रल फाइंड करने के लिए मैं ऑलवेज बोला हूँ वो कंजर्वेटिव फील्ड प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ यूज करने का कोशिश करते हैं। आपको ऑलवेज वो दिमाग में रखना है। यहाँ पे ना आप डेल्टा क्रॉस एफ वेक्टर चेक करो, मैं डायरेक्टली चेक करूंगा क्या होता है, देखते हैं। नहीं होगा तो नहीं होगा, बट होता है इन जनरल क्वेश्चन में, डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल जेड, ठीक है। 3 + 2xy ये आपका हो जाएगा x² - 3y² और ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम मतलब अच्छा यहाँ पे आई कैप जे कैप है, के कैप है ही नहीं, तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो इसको करोगे आई कैप से करोगे, इसको रख देंगे तो भी चलेगा। आई कैप से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x - 2x हो जाएगा, प्लस जे कैप से करोगे तो क्या हो जाएगा ना, क्या होगा दिस वन सो 0 - 0 हो जाएगा। और के कैप से करोगे तो 2x - 2y हो जाएगा, सॉरी वो डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो सीधा सीधा बात है, ये 0 वेक्टर आ रहा है, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेना। तो हम लोग कर्ल फाइंड कर रहा है, वो 0 है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर क्या है, कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है, एफ वेक्टर को हम लोग ग्रेड ऑफ स्केलर फील्ड लिख सकते हैं। इसका मतलब डेल फाई बाई डेल एक्स कोमा डेल फाई बाई डेल वाई। और आपको एफ ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है भाई, क्या गिवन है, 3 + 2xy कोमा x² - 3y²। देखो ये कॉन्फ्यूज मत हो जाना, ये कोमा लिख दिया हूं 2 पेयर वाइज, मतलब a कोमा बी लिख सकते हैं और ए आई कैप प्लस बी जे कैप लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है, ओके। सो डी फाई कैसे लिखेंगे हम लोग, टोटल डेरिवेटिव पता है, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 + 2xy dx प्लस x² - 3y² dy, ओके। ये हो गया। ये होने के बाद हम लोग इसको मार्च कर लेंगे, 3d ऑफ 3x लिख सकते हैं और प्लस x² y - y³ ऐसे लिख सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फाई आ जाएगा 3x प्लस x² y - y³ प्लस c, ठीक है। ऐसा फॉर्म में आ गया, राइट। हम लोग ये c को इग्नोर भी कर सकते हैं, क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या पता था, मैं पहले डिराइव कर चुका हूं इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी फाई। जो एफ वेक्टर कंजर्वेटिव होगा तो एफ वेक्टर को जब हम लोग ग्रेड ऑफ फाई लिखते, देखो प्रीवियस लेक्चर्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ज्यादा शो ऑफ करने का कुछ है नहीं, क्लियर बात है। आपको इसको डिराइव करके दिखाया हूं, ऐसा होगा तो हम लोग लाइन इंटीग्रल को सीधे ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होगा, फाई होगा और इनका लोअर लिमिट क्या है, देखो टी का वैल्यू बोला गया था 0 लेस और इक्वल टू टी लेस और इक्वल टू पाई, जो सी कार्व दिया गया था। और वो आर टी दिया गया था क्या, ई पावर टी साइन टी आई कैप प्लस ई पावर टी कॉस टी जे कैप, राइट। तो टी का वैल्यू जब 0 होगा तब क्या होगा, अच्छा उसको पोलर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। बात ये है तो t = 0 to पाई, ठीक है। अच्छा ये फाई ऑफ एक्स वाई है ना, अभी देखो इसका मतलब फाई ऑफ पाई माइनस क्या है, फाई ऑफ 0। तो इसको मैं c रख लिया हूं, तो इधर भी c आएगा इधर भी c आएगा, माइनस होके ये टर्म तो 0 हो जाएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, राइट।
नाउ नाउ जो फाइव ऑफ टी होगा वो कैसा दिखेगा, 3e⁻t sin t प्लस e⁻3t हो जाएगा। देखो e⁻t तीन बार है, एक स्क्वायर वाई, तो e⁻3t हो जाएगा। उनके साथ साथ साइन स्क्वायर टी होगा और कॉस टी होगा, ठीक है, माइनस e⁻3t कॉस क्यूब टी हो जाएगा, ठीक है। नाउ फाइव ऑफ पाई फाइंड कर लेना। फाइव ऑफ पाई करोगे, फर्स्ट टर्म 0 है, सेकेंड टर्म 0 है, थर्ड टर्म आपका माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और e⁻3 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका e⁻3 तो आ गया। और 5 क्या आएगा आपको पता लग रहा है ना, क्लियर, कि e⁻3 जो है, ठीक है। तो 5 मीन्स फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, फर्स्ट टर्म 0, हाँ 0 हो गया, सेकेंड टर्म 0 हो गया, माइनस थर्ड टर्म क्या हो गया, -1 हो गया, राइट। आपका थर्ड टर्म -1 हो गया, राइट। नाउ इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इक्वल टू e⁻3 माइनस और -1। इसका मतलब आपका आ गया e⁻3 + 1। सीधा सीधा ये आंसर आएगा आपका। तो थोड़ा बहुत कॉन्जर्वेटिविटी चेक करना है, देन सीधे ये रिजल्ट को यूज करना है। सीधे ये रिजल्ट को आपको यूज करना है, सीधे सीधे यूज करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। कोई ना कोई एक ऑप्शन में तो होगा होपफुली, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली हाँ मेरा कॉपी में लिखा है कि क्वेश्चन तो लिखा है मेरे पास, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया।